हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आप जानते हैं कि हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो साम्राज्यवाद के कारणों के बारे में कर रहे हैं। और इसमें मैंने कुछ आपको कारण बताए थे, जैसे औद्योगिक क्रांति और शिक्षा का प्रसार, उग्र राष्ट्रीयता। ठीक है, ये सब कुछ कारण हमने डिस्कस किए थे कि साम्राज्यवाद के उदय के कारण। इसके बाद जो अगला पॉइंट हम लेंगे वो है भौगोलिक खोजें। तो देखिए, बात कर रहे हैं हम साम्राज्यवाद की, यानी साम्राज्य के विस्तार की। तो साम्राज्य के विस्तार में भौगोलिक खोजों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, यूरोप में भौगोलिक खोजों का जो दौर था वो पुनर्जागरण के काल से आरंभ हुआ, जब ज्ञान विज्ञान की बातें होने लगी, शिक्षा की बातें होने लगी। पहले तो लोग भाग्यवादी थे ना। पहले तो लोग ये सोचते थे कि हमें अपने परलोक को सुधारना है। ठीक है, इसलिए वो वर्तमान जीवन में उनकी रुचि खत्म हो गई थी, तो ज्ञान विज्ञान की बातें होती ही नहीं थी। लेकिन पुनर्जागरण के कारण मनुष्य ने अपनी खोई हुई शक्तियों को पहचाना और उसने अपने देश से बाहर, अपने महाद्वीप से बाहर कदम रखा। तो भौगोलिक खोजें, जैसे नए नए समुद्री मार्गों की खोज हुई, साहसी नाविक जो थे। देखिए, उस टाइम बड़ा कठिन समय था उन लोगों के लिए किसी नई जगह पर पहुंचना, और जब डायरेक्शन नहीं पता होती थी, तो नए नए जो मार्गों के बारे में पता चला। तो इससे साम्राज्यवाद को बढ़ाने में सहायता मिली। कुछ लोग जैसे बर्टन, पीटर्स, बेकर, मैगलन, कोलंबस, वास्को डिगामा के नाम आप ज़रूर जानते होंगे। ये ऐसे साहसी नाविक थे जिन्होंने अनेक देशों की, महाद्वीपों की खोज की। और इन्हीं खोजों के परिणाम स्वरूप यूरोपीय देश, भारत, चीन, अफ्रीका, जावा, इंडोनेशिया, कोरिया, फिलिस्तीन जैसे देशों में पहुंचकर इन्होंने यहाँ पर व्यापारिक संबंध स्थापित किए, और धीरे धीरे जो है वहाँ पे उपनिवेश स्थापित करने भी आरंभ किए। इसके बाद जो एक बहुत बड़ा योगदान रहा साम्राज्यवाद के उदय में, ये जो हम कारण पढ़ रहे हैं, सामाजिक और धार्मिक कारण, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा प्रेस का योगदान। ठीक है, यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रेस। तो प्रेस ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि उस समय बहुत से विद्वानों ने ऐसी पुस्तकें लिखी जिसमें उन्होंने साम्राज्यवाद की भावना का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने कहा कि हर एक देश को अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए। जैसे डिल्के ने एक पुस्तक लिखी थी 1870 में, जिसका नाम था ग्रेट ब्रिटेन। इसमें उसने साम्राज्यवाद पर बल दिया। इसी तरह से एक लेखक थे जॉन सीले, उन्होंने 1880 में एक्सपेंशन ऑफ इंग्लैंड नामक एक पुस्तक की रचना की। एक्सपेंशन ऑफ इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड का विस्तार। तो इसमें जो है साम्राज्यवादी भावनाओं को बल दिया गया था। अन्य देशों में भी बहुत सा इतिहास, मतलब बहुत से ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें सभी जो रचनाकार थे उन्होंने साम्राज्यवाद के विकास पर जोर दिया। कुछ आप ये देखिए कि यूरोपीय देशों में एक होड़ सी भी चल पड़ी कि अधिक से अधिक उपनिवेश प्राप्त करने की। तो ये जो है कारण थे सामाजिक और धार्मिक कारण। इससे पहले हमने आर्थिक कारण पढ़े थे। अब हम आखिरी जो इस टॉपिक का जो पॉइंट है वो है राजनीतिक कारण, कि साम्राज्यवाद के उदय में राजनीतिक कारण कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजनीतिज्ञों का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ द पॉलिटिशियंस। तो देखिए, उस समय जो राजनीतिज्ञ थे उन्होंने भी साम्राज्यवाद के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे इंग्लैंड के लॉर्ड चैम्बरलेन, रोजबेरी, क्रोमर, मिल्नर, किचनर, और विभिन्न देशों के जो प्रधानमंत्री थे या चांसलर थे, जैसे बेल्जियम के लियोपोल्ड सेकंड थे, जर्मनी के बिस्मार्क थे, आपने शायद नाम सुना हो, बिस्मार्क, और सम्राट विलियम द्वितीय। ये जो है मुख्य साम्राज्यवादी राजनीतिज्ञ थे। इनका ये मानना था, देखिए इस बात पे ध्यान दीजिए कि इनका ये मानना था कि राजनीतिक हितों
और स्वार्थों को सुरक्षित रखने के लिए उपनिवेश स्थापित करने बहुत आवश्यक हैं। There is a dire need to expand the boundaries of the country in order that the country may be protected, both the political well-being and the personal interest of the country will be fulfilled by following the policy of imperialism. तो यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका, चीन, भारत जैसे देशों में उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, जैसे कि साइप्रस और कैंप पर फ्रांस ने अधिकार कर लिया। इसी तरह से इटली ने लीबिया, मतलब अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका का एक छोटा सा देश है लीबिया में अपना प्रभाव बढ़ाया। मिस्र में इंग्लैंड और फ्रांस ने उपनिवेश बनाए। इसी प्रकार यूरोप के जो राजनीतिज्ञ थे वो अपनी राजनीतिक भूख को शांत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश प्राप्त करना चाहते थे। आप देखिए, इंग्लैंड और फ्रांस ने भारत में अपने उपनिवेश बनाए। ठीक है ना। इसके बाद अगला जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अफ्रीका और एशिया की राजनीतिक दशा, द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ एशिया एंड अफ्रीका एट दैट टाइम। तो देखिए, जिन महाद्वीपों को मैंने नाम लिए, एशिया, अफ्रीका, यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति थी वो बहुत शोचनीय थी। कारण क्या था कि इन देशों में लोगों में राष्ट्रीय एकता का अभाव था। There was a lack of political unity among the people in these countries, in these continents. और जैसे अफ्रीका की अगर हम बात करें तो बहुत छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। अफ्रीका was divided into very small states. ठीक है, इन राज्यों में स्वार्थी शासक अपने शत्रु को हराने के लिए, ठीक है, विदेशियों के साथ भी संपर्क कर सकते थे, विदेशियों को भी आमंत्रित कर सकते थे। विदेशी आक्रमणकारी को ये लोग आमंत्रित कर सकते थे अपने शत्रु को हराने के लिए। अपने देश के शत्रु को हराने के लिए वो विदेशी आक्रमणकारी को भी आमंत्रित कर सकते थे। ये कोई आज से नहीं, सदियों से होता है। आपने देखा भारत में, भारत का एग्जाम्पल अगर आप लेके देखो तो ऐसा ही था। तो इस प्रकार से ये जो शासक थे ये जनता की स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं करते थे। ऐसे जो देश के जो लोग थे वो अपने शासकों से असंतुष्ट रहते थे। इसी तरह से आपने देखा कि भारत में अंग्रेजों ने बंगाल को अपना अधिकार क्षेत्र में लाया। किस प्रकार से, अगर आपको ध्यान हो, मैंने पढ़ाया था कि नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, उसका सेनापति को अंग्रेजों ने अपने साथ मिला लिया था, मीर जाफर को। अगर आपको ध्यान हो, जगत सेठ और राय दुर्लभ और कई अन्य जो लोग थे, भारत के ही लोग, वो अंग्रेजों के साथ मिल गए थे सिराजुद्दौला को पराजित करने के लिए, अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के कारण। ठीक है, तो इस चीज़ का लाभ उठाने में ये जो यूरोपीय कंपनियां थीं, दे वर वेरी सक्सेसफुल। इसलिए अफ्रीका, एशिया के देशों में उस राजनीतिक फूट का लाभ उठाकर और इन यूरोपीय शक्तियों ने अपना आधिपत्य जमाया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अगला जो कारण है कि व्यापारिक कंपनियों का योगदान, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज। आप जानते हैं कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ऐसी कंपनियां थीं जो कि अपने 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 देशों का प्रतिनिधित्व कर रही थी भारत में व्यापार करने के लिए। दे ऑब्टेन्ड अ चार्टर फ्रॉम द गवर्नमेंट। उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक चार्टर मिला हुआ था, यानी उनको अधिकार मिला हुआ था कि वो इन देशों के साथ, यानी अफ्रीकी, एशियाई देशों के साथ व्यापार कर सकती है। ये कंपनियां क्या करती थीं कि ये उन सरकार, मतलब उन देशों में पहुंच के वहाँ की सरकारों से रियायतें मांगती थी व्यापार के लिए, और धीरे धीरे रियायतें मांगते मांगते, रियायतें लेते लेते वो राजनीति में हस्तक्षेप करना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने अपने देशों की सरकारों पर उपनिवेश स्थापित करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया कि भाई अपने देशों की जो, मतलब जो व्यापारिक कंपनियां थी, ये अपने देशों की सरकारों पर दबाव डालती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश उन्हें प्राप्त करने चाहिए। तो दबाव डालने के बाद, जैसे मान लो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने दबाव डाला इंग्लैंड सरकार पर कि भाई भारत को एक उपनिवेश बनाया जाए।
तो नेचुरली जो सरकार थी वो इन कंपनियों के साथ थी, और फिर जो है इन कंपनियों का शासन स्थापित हो जाता था। ठीक है ना। अगला जो लास्ट पॉइंट है इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि कूटनीतिक महत्व के क्षेत्र, सेंटर्स ऑफ डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस। साम्राज्यवाद का एक बहुत बड़ा कारण था कि यूरोपीय जो यूरोप के कुछ जो देश थे, राष्ट्र थे, वो व्यापारिक और सैनिक अड्डों की तलाश में थे। मतलब और इस कूटनीति के उद्देश्य से उन्होंने अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए उपनिवेशों पर अधिकार करने का निश्चय कर लिया। तो देखिए, इनमें से कुछ का तो सैनिक और व्यापारिक महत्व बहुत ज्यादा था। ठीक है, जैसे समुद्री टापू, बंदरगाह। ठीक है। जैसे कि इन यूरोपीय शक्तियों का प्रयास ये रहा कि समुद्री तटों और मार्गों में पड़ने वाले द्वीपों पर अधिकार किया जाए, जो आइलैंड्स है ना, उनको अपने अधीन किया जाए, ताकि आइलैंड्स का क्या फायदा उठाएंगे वो, कि वहां पे जहाज वहां पे रुक सकें, विश्राम कर सकें, उनको पानी कोयला वहां से प्राप्त हो सके। ठीक है, कुछ समय के लिए वो वहां पर रेस्ट कर सकें। जैसे जहाज में जा रहे हैं, यूरोपीय कंपनी जा रही है, ठीक है, कंपनियों के जहाज जा रहे हैं, और रास्ते में टापू नजर आता था, तो उनकी चेष्टा ये रहती थी कि ऐसे जो टापू हैं उन पर आधिपत्य किया जाए, ताकि वहां पे वो विश्राम गृह के रूप में बन जाए और वहां से पानी और कोयला भी उनको प्राप्त हो जाए। ठीक है। इसी तरह से कुछ ऐसे राष्ट्र थे जो कि सैनिक अड्डे प्राप्त करना चाहते थे, ताकि युद्ध की स्थिति में उनको सैनिक अड्डों के रूप में प्रयोग किया जाए। यानी साम्राज्यवाद का एक बहुत बड़ा कारण था कि कूटनीतिक महत्व के क्षेत्रों को विभिन्न यूरोपीय कंपनियां प्राप्त करना चाहती थी। तो साम्राज्यवाद के विकास में कूटनीतिक महत्व के क्षेत्रों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन इसी तरह से आएगा कि साम्राज्यवाद के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। What were the causes of the rise of imperialism in Europe in the 18-19 centuries? ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा ये आज और डिस्कस करते हैं, साम्राज्यवाद का क्या स्वरूप था, What was the nature of imperialism? तो देखिए, जो प्राचीन साम्राज्यवाद था उसमें यूरोपीय देशों के अधिकतर उपनिवेश अमेरिका में एक बस्तियों के रूप में जो है होते थे। लेकिन जो नव साम्राज्यवाद था उसका विकास एशिया और अफ्रीका में हुआ ज्यादातर। यानी प्राचीन साम्राज्यवाद की अगर हम बात करें तो वो अमेरिका में हुआ, और जो नव साम्राज्यवाद था वो ज्यादातर एशिया और अफ्रीका देशों में हुआ, जहां पर साम्राज्यवादी देशों ने अपना शासन स्थापित किया। दूसरी बात ये, दूसरा इसका स्वरूप जो हम डिस्कस कर सकते हैं वो ये है कि पहले यूरोपीय देशों की बस्तियां जो थी वो दूर दराज के देशों या क्षेत्रों में बिखरी हुई थी, लेकिन नव साम्राज्यवाद में पूर्ण द्वीप और महाद्वीपों पर आधिपत्य स्थापित किया गया। यह अंतर था कि पहले जो थी वो बस्तियां दूर दराज के क्षेत्रों में हुआ करती थी, बिखरी हुई थी वो, लेकिन अब पूरे द्वीप और पूरे महाद्वीपों पर अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया गया। ठीक है। फिर नव साम्राज्यवाद में यूरोपीय शक्तियां एक विशाल क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित करने में सफल रही। नेचुरली उस समय तक रेल, सड़कें, नहरें और टेलीग्राफ, टेलीफोन का आविष्कार हो चुका था, तो नेचुरली एक ये भी कारण था कि इन चीज़ों का विकास हुआ कि वो उपनिवेशों के साथ संपर्क में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है। यातायात और संचार के साधनों के विकास के कारण विभिन्न उपनिवेशों में राजनीतिक एकता भी स्थापित हुई। एक ये भी बहुत बड़ा कारण था, जो अलग अलग उपनिवेश बनाए विभिन्न देशों ने, उनमें आपस में राजनीतिक एकता स्थापित हुई, और सभी उपनिवेशों में एक जैसा शासन स्थापित किया गया। नेचुरली जो एक कंट्री है, जो कंट्री दूसरी कंट्री पे राज कर रही है, तो जितनी भी कंट्रीज पे वो राज करेगी उनमें एक जैसा शासन प्रबंध ही स्थापित करेगी। ठीक है।
तो ये साम्राज्यवाद का स्वरूप के कुछ हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ये वीडियो मैं 15 मिनट का ही बनाता हूँ, क्योंकि फिर उससे ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास 3 क्लासेस होती हैं, तो 3 क्लासेस में काफ़ी डाटा, इसमें काफ़ी मेमोरी इसकी चली जाती है, तो इसलिए, और वैसे भी उसको अपलोड करने में टाइम लग जाता है, तो दैट्स व्हाई आई मेक अ वीडियो ऑफ नॉट मोर देन 15 और 16 मिनट्स। थैंक यू।